हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि गाउस लॉ और उसके जो एप्लीकेशंस हैं उनका डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इससे जो पहले वाले चैप्टर के अंदर कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ तो अप्लाई तब होता है इसके उसमें जब दोनों चार्जेज फिक्स हों, यानी कि दोनों फिक्स चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना क्रिएट होता है, तो वो हमने फाइंड आउट किया था कूलॉम्स लॉ से। लेकिन अब इसके अंदर जो कूलॉम्स लॉ अभी अप्लाई होगा वो होगा कंटिन्यूस चार्ज में। वहाँ तो फिक्स पॉइंट चार्ज था, यहाँ पे है कंटिन्यूस चार्ज में, तो अप्लाई करेंगे। और गाउस ने जो रूल दिया था वो उसके अंदर इंटीग्रेशन मेथड से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले कूलॉम्स लॉ को जो अप्लाई करेंगे वो कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उससे, और जो टोटल एक प्लेन है उसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो गाउस के जो लॉ से पढ़ने से पहले, यानी कि जिस टर्म्स को डिफाइन या कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं हो उसके बाद हम गाउस लॉ को कर पाएंगे, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है गाउस लॉ को, जो गाउस लॉ को डिफाइन करने से पहले। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो हम ये डिफाइन करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि हमने बताया अभी कि ये इंटीग्रेटिंग मेथड से इसको करते हैं, और कई बात क्या कैलकुलेशन में क्या है, समेशन और इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत पॉसिबल होता है एक तरह से। तो फिर हम गाउस लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है, जो फ्लक्स वर्ड है वो फ्लो से बना है। फ्लक्स का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, सरफेस है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये ई है, और इसका एक एरिया कंटेंट जैसे डिफरेंट पॉइंट्स है, तो एरिया कंटेंट के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो एस है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और जो परपेंडिकुलर एरिया के जो वेक्टर है उसके बीच में अगर थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस, ई एस डॉट नहीं, ई एस कोस ऑफ थीटा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E इंटू एस कोस थीटा। डिपेंड किस पे करता है, कोस थीटा, यानी कि थीटा पे डिपेंड करता है। अगर इसमें E क्या है, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। S है क्योंकि ये एरिया है, तो एरिया के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर है, एरिया से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर है, तो ये लिख देंगे इसके अंदर एरिया वेक्टर नॉर्मल टू यानी कि परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू सरफेस, यानी कि जो प्लेन की सरफेस है उसकी 90 डिग्री पर जो डायरेक्शन में होगा वो एस होगा, और थीटा है वो एंगल बिटवीन यहाँ पे ये वेक्टर हो जाएगा एस वेक्टर, तो एस वेक्टर एंड ई वेक्टर। यहाँ पे ई वेक्टर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द E इंटू एस कोस थीटा, ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि टोटल कितनी जो फ्लो है वो हम फाइंड आउट कर पाए। अब ये देखिए यहाँ पे E एस कोस थीटा, तो यहाँ पे डिपेंड किस पे किया है, थीटा पे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आएंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म हमने देखो पहले पढ़ा था कि जैसे C है कोई भी क्वांटिटी, वो होता है ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी की वैल्यू अगर लेके आए
तो होता है ए बी कोस ऑफ थीटा, यानी कि क्या है, डॉट प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया ये, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो अब इसके अंदर सेम वही है, ए बी कोस थीटा है तो सेम ई एस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा किस किसका डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट एस, ई डॉट एस वो हो जाएगा फाई। अब यहां पे हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, यहां पे वेक्टर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट कैसा है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है जो इसे डिनोट होगी फाई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, तो फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होता है। किस किस का, एक तो होता है एरिया वेक्टर टू द नॉर्मल सरफेस, डॉट किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से, यानी कि इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई थी। अब देखो ये वेक्टर फॉर्म है और ये इसका स्केलर, यानी कि मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड एस, ठीक है। तो जिस तरह ये उसी तरीके से जैसे हम वर्क पढ़ते हैं, जैसे पढ़ने हमने 11th में पढ़ा था, वर्क क्या होता है, एफ इंटू डी, एफ डॉट डी, सेम उसी तरीके से था। अब एफ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये तो दोनों तो कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट होने के बाद क्या मिला हमें, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क क्या होता है, क्या होता है वर्क, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर एंड S वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई E इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा अब देखिए, अब इसका यूनिट निकालें। तो क्योंकि ये तो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अब इसके बाद निकालेंगे यूनिट, इसके बाद क्या निकालेंगे, इसका यूनिट, उसके बाद क्या निकालेंगे, डायमेंशन। तो देखिए यूनिट कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैंने कहा था यूनिट जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के निकालते हैं तो उसका फॉर्मूले से निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, ये क्या है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि एरिया वेक्टर, ये एरिया है और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई एस कोस थीटा, या ई डॉट एस से करें। अब यहाँ पे जो इसकी यूनिट होगी, ये क्या था, E क्या था, F वेक्टर अपॉन Q ये था, और ये होगा इसका S। अब देखो ये होगा न्यूटन में, फोर्स किस में फाइंड आउट, किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। डिवाइड किससे होगा, यहाँ पे अपॉन में है तो डिवाइड किससे होगा, कूलम से, और मल्टीप्लाई किससे होगा, एरिया से। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, एमकेएस में मीटर स्क्वायर। देखो ये भी क्या है, एमकेएस यूनिट, कूलम एमकेएस यूनिट, और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ये भी एरिया का एमकेएस यूनिट होगा। यानी कि ये टोटल ऐसा यूनिट है। तो अब न्यूटन, अब जो इसका यूनिट बनेगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये उसका यूनिट हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम दूसरी इसके वैल्यू निकालने, दूसरा भी यूनिट है इसका, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब ये इसका यूनिट होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्यों होता है वो समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एरिया से, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से। तो ये मीटर एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो वोल्ट मीटर बनेगा। तो ये भी
क्या होता है इसका यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और होता है वोल्ट मीटर। इसके बाद सेम इसी तरीके से हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल यूनिट को कन्वर्ट करके फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसको तब तक ड्राइव जो यूनिट है क्योंकि ये ड्राइव यूनिट है उसको कन्वर्ट करते करते फंडामेंटल यूनिट में चेंज करेंगे, उसके बाद उनकी डायमेंशन लिखेंगे। तो इसके बाद देखिए डायमेंशन क्या होगी, इसके बाद क्या देखिए डायमेंशन। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो क्या है इसकी यूनिट है, ये क्या थी इसकी यूनिट, ये यूनिट फाइंड आउट किया हमने। और ये क्या करेंगे अब डायमेंशन। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा ई एस कोस ऑफ थीटा, ये तो एंगल हो गया कोस थीटा। तो इसकी ये क्या है न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये वेक्टर है और ये वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर, तो अब ये फिलहाल क्या मैग्नीट्यूड है। तो अब इसकी डायमेंशन सेम उसी तरीके से निकालेंगे। देखो जैसे फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूले से यूनिट बनता है, फॉर्मूले से ही डायमेंशन बनता है। अब यहाँ पे है ये F अपॉन क्या हो जाएगा Q, यहाँ पे S है ये हो जाएगा S। तो इसका जो फॉर्मूला यानी कि इसका जो यूनिट आया था वहां पे ये हो जाएगा F अपॉन Q। अब ये सिर्फ डायमेंशन निकालने के लिए, ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट F अपॉन Q। तो F का होगा न्यूटन यानी कि न्यूटन, और न्यूटन यानी कि हम फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे। और फोर्स को भी कन्वर्ट करें तो उसको फोर्स है ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये हो जाएगा चार्ज, ये क्या है इसका चार्ज, ये हो जाएगा चार्ज। और मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये अभी कन्वर्ट हो चुका है, ये मास यानी कि जो डिस्प्ले या एरिया वेक्टर, तो एक तरह से ये एरिया है, इसका यूनिट लिखेंगे एक साथ। अभी हम क्वांटिटी लिख रहे हैं m। अब देखो ये भी L इंटू एल हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं कन्वर्ट, लेंथ है तो ये एक्सेलेरेशन है, इसके अंदर अब कन्वर्ट करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे, कि दोनों ही यूनिट मास के अलावा ये सारी की सारी यूनिट कैसे डिराइव यूनिट है उनको फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट कभी फिलहाल इसमें यही है मास, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर अगेन सोल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। ये तो इसका है एक्सेलरेशन का। एरिया का क्या है लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ, या ब्रेड्थ कर सकते हैं, लेंथ इनटू लेंथ या ब्रेड्थ, आर इनटू आर यानी कि मीटर स्क्वायर आना है। यहाँ पे Q है तो Q फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का, Q इक्वल टू आई टी, यानी कि Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे करंट इनटू टाइम। तो करंट का जो यूनिट होगा वो होगा एम्पियर, क्या होगा एम्पियर। एम्पियर इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट। तो यहाँ पे आएगा टाइम, ये हो जाएगा टाइम। तो टाइम से यहाँ पे इसकी पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पे टाइम स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा टाइम की पावर 3। अब देखो ये भी L है, ये L, तो यहाँ हो जाएगी M मल्टीप्लाई L रेस्ट टू द पावर 3, L। तो हाउ मेनी पावर ऑफ L 3। तो यहाँ पे एम्पियर, तो यहाँ पे हो जाएगा T पावर। अब ये देखो ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चले जाएंगे, तो M1 L3 और यहाँ पे T-3 और यहाँ पे A-1, ये इसकी डायमेंशन है। ये क्या है इसकी डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, डायमेंशन होगी इसकी M1 L3 और T रेज़ टू द पावर -3 और A रेज़ टू द पावर -1, ये इसकी डायमेंशन है, ये इसकी यूनिट होगी। ये यूनिट किस में है ऐसा यूनिट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर
वोल्ट मीटर, यहाँ लिखेंगे किसमें यूनिट, एसआई यूनिट्स। ये क्या है, एसआई यूनिट। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, स्पेशल कंडीशन है जैसे इसकी, जैसे हमने वर्क में स्पेशल कंडीशन मेजर की थी, सेम इसके अंदर भी जो स्पेशल कंडीशंस है, तो ये आ गया आपको समझ में। ये तो डायमेंशन है, ये यूनिट है। ओके, इसके बाद देखो स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन यानी कि डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा पे करता है, यानी कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उसी पे उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई एस कोस ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर टू द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू एरिया सरफेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ई एस कोस थीटा, तो ये डिपेंड किस पे करता है, थीटा पे। तो थीटा क्या होता है, एंगल दोनों के बीच में, ई और एस। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये बार बार कह रहा हूं कि जो एस है वो एरिया की डायरेक्शन नहीं है, सरफेस एरिया का वो नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है, स्पेशल कंडीशन एक तो ये है, फर्स्ट वाली कंडीशन कि जो थीटा है जो वो वैल्यू है कि 0 डिग्री से वो ज्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो। इसका मतलब ये कहां पे है, 0 से ज्यादा और 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने कि ऑल पॉजिटिव, तो कोस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। कोस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा ये, पॉजिटिव। जब कोस थीटा पॉजिटिव होगा चाहे कितना भी हो, लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, ये भी कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव। ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आए तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मूव करेंगे आउट ऑफ सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सरफेस एरिया से बाहर की ओर जाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर लिखेंगे, जब ऐसी कंडीशन आती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मूव आउट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ प्लेन। कोई भी जो प्लेन है, जैसे अपने ये बोर्ड है, प्लेन है, तो एक जो सरफेस एरिया है उससे मूव बाहर की ओर करेगा। तो किस कंडीशन में, जब पॉजिटिव हो, यानी कि जब पॉजिटिव वैल्यू किसकी हो, फ्लक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो मूव आउट रहेगा बाहर की ओर डायरेक्शन। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, सेकंड कंडीशन ये है कि 90 से ज्यादा हो जाए, यानी कि यहाँ पे पहली कंडीशन है फर्स्ट, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है इफ थीटा यानी कि 90 डिग्री इज लेस देन, थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कि थीटा किस किस के बीच में है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में वैल्यू है। तो अब इसमें यहाँ पे जो वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे यानी कि चारों है वो क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी कि जो कोस थीटा की वैल्यू आई वो क्या आएगी, नेगेटिव। क्या आएगी, नेगेटिव। कोई भी है, जैसे कोस 120 है, 135 है, तो सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी, नेगेटिव। तो कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने से ये ई और एस एक नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होंगे, और नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होंगे तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये दोनों, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव आता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होता है, देखो उसका। ये तो क्या था, मूव, अगर पॉजिटिव आए तो मूव आउट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो enters into the electric flux enters into the surface area of surface
अब इसमें कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समझ आया तो इसको हम लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि डायरेक्शन है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि इस कंडीशन में तो वो एरिया सरफेस से बाहर जाएगा और इस कंडीशन में एंटर करेगा। लेकिन अब इसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है? जैसे थीटा की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब ये है कि जैसे ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस, यानी कि ऊपर इधर समझिए पॉइंट। थर्ड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, वो सेकंड कंडीशन, और थर्ड और फोर्थ कंडीशन भी इसमें समझिए। थर्ड कंडीशन में ये है व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो ई और एस के बीच में है, जैसे ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस है, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये मैंने बताया था कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल मान लीजिए ये है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि एरिया सरफेस के, लेकिन जो एरिया है उसके तो ये पैरेलल होगा, क्योंकि इनके बीच में और इनके बीच में नेगेटिव ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पहले नॉर्मल था। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एरिया सरफेस के क्या होगा पैरेलल। क्यों होगा पैरेलल? क्योंकि जो एरिया जो वेक्टर है वो उसके नॉर्मल है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस इसके अंदर, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है ई वेक्टर है या ई वेक्टर है वो पैरेलल तो किसके हो जाएगा सरफेस एरिया का, किसके हो जाएगा सरफेस एरिया का। लेकिन ई वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा एस वेक्टर, क्योंकि ये और ये डिफरेंट है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ये है, तो ये क्या हो जाएगा सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एस वेक्टर क्या है नॉर्मल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। मैं पहले लिखा था एस वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है वेक्टर इन नॉर्मल टू सरफेस एरिया। तो इसके बाद देखो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इस कंडीशन में जो फाई की वैल्यू आएगी ई एस कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0, फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब फोर्थ कंडीशन में, यानी कि जब थीटा क्या है 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0 डिग्री है। अब देखो थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों के बीच में कितना है एंगल कितना है 0 डिग्री। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन वो तो हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या उसका एरिया का क्या होता है 90 डिग्री, तो 0 तो तब होगा जब यानी कि परपेंडिकुलर सरफेस पे आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। ओके, तो ये वाली जो कंडीशन है वो इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। तो इसकी 3 कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट के अंदर थीटा है वो होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब क्या होगा 0 से 90 के बीच में। फिर उसके बाद ऑब्ट्यूज हो गया, वो होगा 90 से 180 के बीच में। क्या क्या कंडीशंस थी उसके अंदर, मूव आउट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस हुआ, इसके अंदर एंटर्स इनटू द एरिया ऑफ सरफेस हुआ, तो इसके अंदर और इसमें चेंज था, और यहाँ पे क्या हो गया कोस 90 डिग्री पे फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस समझिए, क्लोज्ड सरफेस क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस वो होता है जो यानी कि विदाउट कटिंग करते उसके सेक्शन नहीं किए जा सकते, बिना काटे उसको अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, और सारे के सारे जो उसके पॉइंट्स हैं वो कंपोजिट होते रहते हैं। तो क्लोज सरफेस, तो यहां पे है फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड
सरफेस, यानी कि क्लोज सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और सरफेस के ऊपर सेक्शन है, जैसे मान लीजिए जैसे ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग, ये एरिया वो कंटेंट है, एरिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है। मान लीजिए इसका एक सेक्शन ये है, ये टोटल एस है, ये टोटल जो एरिया है वो एस है, और ये यहाँ पे इसका एक सेक्शन है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि ई आई होता है 1 2 3, यानी कि जो भी सीक्वेंस इसका, जैसे ये E1 E2 E3 E4 कोई भी जैसे सीक्वेंस होगा तो ई आई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस पे जो परपेंडिकुलर जो इसका एरिया वेक्टर है नॉर्मल डायरेक्शन में वो होगा एस आई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के अंदर वो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से हम नहीं निकाल पाएंगे। उससे पहले सबसे पहले अलग अलग सेक्शन करेंगे और सेक्शन का अलग अलग करके फिर समेशन बनाएंगे और समेशन को फिर हम इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे, तो इस मेथड से हम कर पाएंगे। तो एज्यूम कर लिया कि जो चेंज है यहाँ पे चेंज है, एक तरह से चेंज है तो सिर्फ लगा देंगे यहाँ पे डेल्टा और डेल्टा आई। तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया लेट डेल्टा S1 डेल्टा S2 और अप टू डेल्टा Sn आर चेंज इन वेक्टर या एरिया वेक्टर इन नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डेल्टा E1 डेल्टा E2 अप टू डेल्टा En, यानी कि हमने n पार्ट के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो n पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं, ये वेक्टर हो गया। अभी फिलहाल हम जो है वो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एवरी सेक्शन। एवरी सेक्शन का मतलब क्या है, 1 2 3। फर्स्ट वाले के कोरस्पोंडेंस है एक तरह से, फर्स्ट वाले पे डेल्टा E1 चेंज होगा, डेल्टा E2, सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है, nth पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे चेंज है। तो सेम इसी तरह चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकालेंगे, तो यहाँ पे इसलिए निकालेंगे दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो जाएगा डेल्टा F ई आई मीन्स वही इसका क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस है, और ये होगा इसका ई आई से ई आई वेक्टर डॉट डेल्टा, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एस आई। इसका मतलब ये है टोटल अगर समय यानी कि फाइव जो निकाल तो समेशन हो जाएगा। ये तो अलग अलग के लिए 1 के लिए है, 2 के लिए है, जैसे मान लीजिए डेल्टा फाइव E1 है तो डेल्टा E1 डॉट डेल्टा S1 ये हो जाएगा। E2 है तो डेल्टा E2 डेल्टा S2 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो टोटल जो निकालेंगे तो इसलिए निकालेंगे यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज्ड सिस्टम, इन क्लोज्ड सिस्टम। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सिस्टम में वो कितना होगा, फाइव ई समेशन फाइव यानी कि डेल्टा फाइव ई आई ये होगा। इसके बाद फाइव ई इक्वल टू
ये सब का समेशन हो जाएगा, यानी कि ये आ गया समेशन ई आई डॉट डेल्टा एस आई। अब इसी को, इस समेशन को चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग मेथड में। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि समेशन कर सकते हैं। अब देखो अलग अलग के ये एंगल है, एंगल भी अलग अलग हो सकता है, θ1 θ2, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्लोज सरफेस के लिए ये हो जाएगा ई एस कोस थीटा, ये हो जाएगा ई एस कोस थीटा या ई आई एस आई। ओके, तो ये हो जाएगा इसके अंदर, यहां पे लिख सकते हैं समेशन ई एस कोस थीटा, ये इसका क्रॉस सरफेस के लिए है। तो क्रॉस सरफेस के लिए आ गए। अब देखिए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने तो हम यहाँ पे डेल्टा नहीं लगाएंगे, ई आई डेल्टा एस आई, ये हो जाएगा ई आई एस आई कोस थीटा। तो ये था क्रॉस सिस्टम, यानी कि लास्ट के जो रिजल्ट आया फाई ई इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और किसके लिए, क्रॉस सरफेस के लिए, क्रॉस सरफेस के लिए सिंबल क्रॉस सरफेस के लिए ये हो जाएगा समेशन ई डी, यानी कि डेल्टा जो एस है, यहाँ पे जो डेल्टा एस है तो ये हो जाएगा डी एस, ये किस में हो जाएगा डी एस आई कोस थीटा, तो ये हो जाएगा डी एस। अगर ये है यहाँ पे ई डॉट है तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस, ठीक है, और ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में, डी एस है तो एस के रेस्पेक्ट में, क्रॉस सरफेस है, यानी कि एरिया यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, यानी कि इंटीग्रेशन मेथड में ई डॉट डी एस, यानी ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा ई डॉट डी एस, ये इसका क्या है, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो न्यूमेरिकल्स हैं, और मैंने पहले बताया था कि जो क्लोज सरफेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली और इंटरनली उनके पार्ट के तो कटिंग से ही संभव है। जैसे स्फेयर है तो स्फेयर एक क्या है, क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस है। तो ऐसे ही ये क्या है, फ्लक्स कितना आया क्लोज सरफेस के लिए, तो उसके लिए हम ये निकालते हैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी कि उसका हमें जो एरिया वेक्टर है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका पता हो, और इलेक्ट्रिक तो उनका डॉट प्रोडक्ट करके और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस का फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग मेथड से करेंगे। अगर ये वेरिएबल है तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग मेथड से इसको सोल्व करेंगे। अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हैं, देखो न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, तो फ्लक्स क्या है, ई डॉट एस, क्लोज के लिए बात करें तो आ गए ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस। तो देखो दोबारा लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर प्लेन सरफेस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सेकंड में क्या है, अब वो तो पता ही आपको ई डॉट एस है तो ई एस क्या हो जाएगा यहाँ पे ई एस कोस थीटा। सेकंड में क्या है, अभी क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस, वो कितना आया फाई, और ये क्लोज यानी कि क्लोज, और ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस। देखो ये चेंज है इसके अंदर, ठीक है, ये प्लेन सरफेस के लिए है और ये क्या है, क्लोज सरफेस के लिए है, ठीक है। डीएस का मतलब क्या है, उसके सेक्शन है, उस जो सरफेस क्लोज सरफेस उसके सेक्शन है डीएस, तो डीएस आई डीएस टू, यानी कि ऐसे इस तरीके से यहाँ पे इनका पहले डॉट प्रोडक्ट करके फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन लिमिट वाली कंडीशन है
तो एक तरह से जो डेल्टा एस आई है, एक तरह से उसको क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, यानी चेंज इन जो एरिया होता है वो टेंड्स टू क्या होगा, जीरो मानते हैं जब ये आता है। अब न्यूमेरिकल्स देखिए, देखो न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल है गिवन E वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ j कैप मीटर स्क्वायर। सो ये हो गया इसका S वेक्टर, और E वेक्टर है इसमें 200 I कैप प्लस 300 j कैप, और ये वैल्यू इसकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर। देखो ये क्या दे रखा है, इसका एरिया वेक्टर इन नॉर्मल टू सरफेस एरिया, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। निकालना हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जे कैप है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, अब इसके अंदर आई वाला सेक्शन नहीं, के वाला सेक्शन, ओनली जे वाला सेक्शन है, यानी कि कौन सा एक्सिस में, वाई एक्सिस में। यहाँ पे आई और जे है, यानी कि एक्स एक्सिस में भी है इसका कंपोनेंट और वाई एक्सिस में भी है। तो फाई ई यानी कि फ्लक्स कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, फाई ई इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, कभी गलती से ये लगा, ये नहीं लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। तो होगा ई डॉट एस, यानी कि इन दोनों का क्या करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए इसके अंदर तो इसको ये मीटर स्क्वायर, तो क्या इसका मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक तरह से इसका यूनिट है, यानी कि सिर्फ जे वाला कंपोनेंट है, आई वाला तो है ही नहीं इसमें, के वाला नहीं है। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं कि a1 जैसे a वेक्टर b वेक्टर, तो ये है जैसे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और ये है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर ऐसा है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हम कैसे करते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस से करेंगे, क्योंकि i डॉट j क्या होता है, जीरो, j डॉट k क्या होता है, जीरो, k डॉट i क्या होता है, जीरो, i डॉट k, इनके रिवर्स भी क्या होंगे, जीरो। वो इसलिए होता है कि इनके बीच में एंगल कितना होता है, i और j के बीच में 90, j और k के बीच में 90, तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन इक्वल के लिए, यानी कि i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j की वैल्यू 1, और k डॉट k कैप की वैल्यू, k कैप डॉट k कैप की वैल्यू भी 1, i कैप डॉट i कैप की वैल्यू 1। इसलिए क्योंकि इनके जो बीच में एंगल है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर इनका करें तो a1 मल्टीप्लाई b1, क्योंकि i कैप डॉट i कैप तो क्या हो जाएगा 1, और a2 b2 a3 b3। कहने का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग का, यानी कि i का कंपोनेंट के साथ i वाले कर देंगे, j का j के साथ में, कोई है नहीं तो जीरो मानेगा, जीरो है इसके अंदर, यानी कि i का जो कंपोनेंट है वो भी जीरो है और k का भी जीरो है। अब देखिए इसमें i और j दो है, k वाला जीरो है, तो अब क्या करेंगे, जीरो का मल्टीप्लाई i से होगा, इधर तो जीरो है, तो ये होगा जीरो का मल्टीप्लाई i वाले से, यानी कि 200 से होगा, प्लस j का कंपोनेंट ये, और ये भी j का कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई किसके, 300 से। i डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, इधर के का कोई है ही नहीं कंपोनेंट, तो यहाँ पे देखो फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया ये तो होगा जीरो, ये क्या हो गया जीरो, प्लस ये हो गया 5 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई में कितना है 300। तो अब देखो ये आ गया 5 3 1500 × 10⁻³ तो इसके अंदर देखो ये 2 जीरो से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दो कम हो जाएंगे, इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ये 15 × 10 की पावर हो जाएगी यहाँ पे -1, क्योंकि +2 ऐड हो गया, और ये आ गया 1.5। लेकिन इसके यूनिट लिखना जरूरी है, जैसे इसके अंदर क्या है वोल्ट पर मीटर, ये मीटर स्क्वायर, तो सेम इसी तरीके से ये क्या होता है फॉर्मूले के अंदर भी यूनिट, जैसे इसकी यूनिट क्या थी, मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो गया,
तो जो इसकी जो यूनिट बनी वो वोल्ट पर मीटर बनी। कितनी बनी? वोल्ट पर मीटर। तो लिखेंगे हम वोल्ट मीटर। वो क्या आएगा? वोल्ट मीटर, क्योंकि ऊपर पावर बच गई तो ये वोल्ट मीटर। ये आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल कर, सिर्फ फॉर्मूले याद होंगे आपके। तो अब देखो दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो, सेकेंड न्यूमेरिकल इसका है ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is along the axis। यह है along the axis, axis के along लग रहा है, सिलेंडर के axis के along, so that the total electric flux through the cylinder is 0। यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू द सिलेंडर इज 0, वो हमें इसके अंदर करना है। अब देखिए, ये तो गिवन है कि जो इसकी डायरेक्शन है ये, और ये कह रहा है कि जो टोटल है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिलेंडर के लिए, फॉर सिलेंडर या ये हो जाएगा इसके अंदर जीरो। तो ये इसको अंदर हमें क्या करना है? प्रूव करना है। फॉर सिलेंडर और अलोंग एक्सिस वो क्या है? 0। तो ये प्रूव करना है कि जो इसका फाई ई आएगा वो कितना आएगा? फाई ई है वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये सिलेंडर, यहाँ पे हो गया ये सिलेंडर, अब देखो इसका एक सेक्शन ये, उधर वाला एक सेक्शन ये हो गया, इसको ये S1 ये है, ये S2 है, ये S1, और यहाँ पे इसका जो CS से है उसको मानते हैं ये वाला है ये S3, क्योंकि जो इनके जो एरिया वेक्टर है वो इनके परपेंडिकुलर होंगे। तो अब जो इसकी जो ये एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है इस सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये हो गया, ये वाला हो जाएगा, और इससे जो परपेंडिकुलर होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका S1 वेक्टर, इधर हो जाएगा डायरेक्शन इसकी S2 वेक्टर, और ये इसके जो परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? वो ऊपर की तरफ होगा। तो S3 वेक्टर ऊपर की ओर होगा परपेंडिकुलर। ये इसके साथ में 90 डिग्री बनाया, ये इसने 90 डिग्री बनाया, तो ये है, यानी कि जो S1 S2 S3 वो क्या है? परपेंडिकुलर होंगे, पहले मैंने डेफिनेशन में बताया है। अब ये टोटल हमें क्या निकालना है? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले इसने दे रहा कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है? एक्सिस के अलोंग है। जैसे इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इधर भी सभी जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले फाई ई की जो वैल्यू निकालते हैं, फाई ई अलग अलग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो एरिया यहाँ पर E डॉट S, और किसके लिए निकालेंगे? यहाँ पे S1 के लिए निकालेंगे, सरफेस S1 के लिए, प्लस या फिर DS लिख सकते हैं, DS। तो ये हो जाएगा DS1, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये DS2, ये हो जाएगा DS3 सेक्शन इसका। E डॉट DS प्लस S2 के लिए क्रॉस सरफेस S2 के लिए, S2 वाले सेक्शन पे, तो E वेक्टर डॉट DS, यहाँ पे DS1 ये DS2 वेक्टर हो गया, प्लस S3 के लिए कितना होगा? E डॉट DS3 वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि मतलब यहाँ पे है कि जो टोटल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो फाई ई S1 पे प्लस फाई ई S2 पे प्लस फाई ई S3 पे, उनका ऐड। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो S है ये कैसा है? S पाई r स्क्वायर होगा इसका,
S1 और जो S2 है वो इक्वल रहेंगे पाई आर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई E डॉट डी एस, तो यहाँ पे आ गया E डॉट एस, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया ES1 हो गया। और इधर यहाँ पे आ गया ES2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया ES2। अब वो क्यों है कि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करें तो एंगल बिटवीन देम, तो इधर देखिए एंगल कितना बना, इधर वाली कंडीशन में तो कितना हो गया, इधर वाली कंडीशन में कितना है एंगल 90 डिग्री, इधर वाली कंडीशन में यानी कि E और S के बीच में, फर्स्ट वाले के लिए E और S के लिए बीच में है पैरेलल है तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये आ जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट ds1 यानी कि ES cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका AB cos थीटा वाले फॉर्मूले से, थीटा 1, अब थीटा 1 यानी कि 0 डिग्री है, प्लस E ds2 यानी कि S2 में S2 की डायरेक्शन इस साइड है और E की डायरेक्शन इस साइड है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है अपोजिट एंगल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस अब S3 के लिए देखिए, S3 के लिए E डॉट यहाँ पे ds2 हो जाएगा ये ds3। अब ये देखिए इनके बीच में डायरेक्शन कितनी है, यानी E की ये डायरेक्शन है और S3 की ये डायरेक्शन है, तो इनके बीच में कितनी डायरेक्शन है 90, तो ये हो जाएगा cos 90। तो अब ये जो वैल्यू आई ये आ गया cos 0 1 cos 180 -1, तो यहाँ पे आ गया ES1 माइनस ES2 और प्लस यहाँ पे ये कंप्लीट 0 हो गया 0। तो ये देखो ये S1 S2 ये दोनों सेम है, तो ES1 यानी 0 - 0 + 0 वैल्यू कितनी आई 0। तो ये यहाँ पे अलग अलग है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा 1 था, थीटा 1 कितना आया, थीटा 1 था यहाँ पे 0 डिग्री क्योंकि सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे थीटा 2 यानी कि ये S2 है ds2 है और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, तो एंगल बिटवीन देम इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है इन दोनों के डायरेक्शन में, तो इन दोनों के डायरेक्शन में थीटा 3 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ओके, तो इस तरीके से है, यानी कि दो पॉइंट, तो प्लेन सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा फाई E = E डॉट S वेक्टर, लेकिन क्रॉस सरफेस का जैसे पता है सेक्शन में, तो इसको इंटीग्रेटिंग मेथड से करेंगे और अलग अलग सेक्शन पे जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 अलग अलग आएंगे, तो उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। अब जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x + c, तो सेम उसी तरीके से dx का जैसे x होता है तो सेम ds का भी हमने ds कर दिया, ds1 का s1 कर दिया। तो इस तरीके से वैल्यू आई है, ये वैल्यू दोनों अब सेम थी लेकिन साइन अपोजिट था, यहाँ पे cos 180 के लिए माइनस हो गया, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या है -1, इस वजह से ये माइनस आया, ये 0 पे +1 होगी तो ये प्लस, ये वैल्यू cos 90 की वजह से 0 है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप में। थैंक यू।